Hello friends, I am Avantika and I welcome you all to my YouTube channel Champions of TET and CTET. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। As you know, हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। So, चलिए देखते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। What will be our today's topic? Okay. आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टीचिंग मेथड्स, यानी कि शिक्षण विधियां। मतलब कि हम किन तरीकों से जो टीचिंग का प्रोसेस है उसको कैसे कैरी आउट कर सकते हैं, बच्चों के सामने चीजों को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये चीजें आज हम पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड समझने से पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग समझना होगा कि मेथड्स का मतलब क्या होता है। किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है वो मेथड होता है। तो जो पढ़ाने का तरीका है उसे हम क्या बोलेंगे? टीचिंग मेथड्स। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों के सामने हमें रिप्रेजेंट करनी होती हैं, बच्चों को समझाना होता है। तो उनमें से कौन सी चीज किस तरह समझानी है, किस तरह रिप्रेजेंट करनी है, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ चीजें बहुत आसानी से समझाई जा सकती हैं एक मेथड से, और उसी मेथड से कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझाई नहीं जा सकती हैं। तो हर मेथड अपना कुछ पर्पस रखता है, हर मेथड की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। जरूरी नहीं है एक मेथड अगर एक जगह पे अच्छा है तो वो हर जगह पे अच्छा रहे। सो आज हम यही सब चीजें देखेंगे कि किस चीज को कैसे कैसे समझाना है और क्या क्या मेथड्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं बच्चों की एज के हिसाब से, बच्चों की आईक्यू लेवल के हिसाब से, या जो उनकी मेंटल स्टेट है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट आर टीचिंग मेथड्स? मेथड्स आर टूल्स। मेथड्स टूल्स हैं, और वी कैन से दे आर वेज, वो कुछ तरीके हैं टू टीच, पढ़ाने के, और टू प्रेजेंट समथिंग टू स्टूडेंट्स, या फिर कोई चीज बच्चों के सामने प्रेजेंट करने की। बच्चों के सामने अगर हमें कोई चीज रिप्रेजेंट करनी है तो उसे हम किस तरह करें कि बच्चों को वो आसानी से समझ में आ जाए। इनके लिए अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहले मेथड क्या है। बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो मेथड्स की एप्लीकेशन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने बताया, मेथड्स, कोई मेथड ऐसा होगा जो एक सिचुएशन में तो काम करेगा बट दूसरी सिचुएशन में नहीं काम करेगा। कोई ऐसा मेथड जो एक जगह तो बहुत आसानी से चीजों को समझा सकता है बट दूसरी जगह चीजों को डिफिकल्ट कर देगा। तो मेथड की एप्लीकेशन किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी ये चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्लास स्ट्रेंथ, क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है, बिकॉज क्लास की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही मेथड टीचर डिसाइड करता है। कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो क्राउडेड क्लास में काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं क्राउडेड क्लास में काम। सो हमें ये देखना है कि क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें मेथड ऑप्ट करना है। फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, अगर आप कोई समझाने वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं तो आप उसे एक पर्टिकुलर मेथड से ही समझाएंगे। मेथड तो बहुत सारे हैं बट वो टॉपिक किस चीज से इजी पड़ेगा वो चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द मेथड टू अप्लाई। ओके, एबिलिटी ऑफ टीचर, मान लीजिए कोई मेथड है तो बहुत अच्छा, ठीक है, बट टीचर को वो मेथड सही से नहीं आता है, तो क्या चीजें एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएगा टीचर? नहीं। तो टीचर की क्या एबिलिटी है, क्या टीचर उस मेथड को अप्लाई करने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता है, इस पे भी एप्लीकेशन डिपेंड करेगी। अगर टीचर को वो मेथड सही से अप्लाई करना नहीं आता है तो बेटर है कि टीचर कोई अल्टरनेट मेथड यूज करे ताकि चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करे और चीजों को आराम से समझा सके। एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज यू नो हमारी एजुकेशन का जो सेंटर में कौन है, हमारी एजुकेशन के सेंटर में है चाइल्ड। तो चाइल्ड ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब कि किस लेवल के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, किस क्लास के स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं, इस चीज पे हमारा मेथड डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा मेथड है जो छोटे क्लास में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्राइमरी बच्चों की बात करें तो उनको हम स्टोरी के फॉर्म में बहुत सारी डिफिकल्ट चीजों को आसानी से समझा सकते हैं। बट अगर हम जूनियर्स की बात करें, और वी कैन से कि अगर हम 11-12 क्लास के बच्चे की बात करें, क्या हम उन्हें चीजें स्टोरी टेलिंग से समझा सकते हैं? नहीं, बिकॉज जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ चुकी है और अब वो स्टोरी टेलिंग से समझ में नहीं आएगी। तो स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है या स्टूडेंट किस स्टैंडर्ड का है, उसका मेंटल स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीजें देख के मेथड को अप्लाई किया जाएगा। एनवायरमेंट ऑफ क्लास, क्लास का एनवायरमेंट कैसा है, बिकॉज क्लास का एनवायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
क्योंकि जहाँ पे टीचिंग लर्निंग हो रही है वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, उस अकॉर्डिंग अगर मेथड अप्लाई किए जाएंगे तो वो बेनिफिशियल होगा। अगर उस एनवायरमेंट को नजरअंदाज करके या हम उसको इग्नोर कर देंगे और ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे जो वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है, तो टीचिंग लर्निंग कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। अगेन वी हैव एज ऑफ चिल्ड्रन, एज और क्लास एक साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, बिकॉज किस क्लास का बच्चा है, किस स्टेज पे है, वो किस एज का है, या उसका क्या मेंटल लेवल है, क्या वो चीजों की डिफिकल्टी समझने के लायक है या नहीं, क्या वो अभी इतना मैच्योर हुआ है कि वो डिफिकल्ट चीजों को समझ सके या नहीं, इन चीजों पे भी मेथड की एप्लीकेशन डिपेंड करेगी। ये सारी चीजों को हमें माइंड में रखना है कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले। ओके, आपको समझ में आया कि मेथड जो अप्लाई करेंगे वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो इसी के साथ हम अपना सबसे पहला मेथड देखते हैं, दैट इज स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कथन विधि। ये आप सबने सुनी होगी कि जब हमें कोई चीज समझानी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी के अंदर कोई मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करनी है तो हम क्या करते हैं, हम स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज करते हैं। उन्हें कहानियां सुनाते हैं, उन्हें लोगों के बारे में बताते हैं, उन्हें मॉरल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस बताते हैं, तो बच्चे को ये चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या क्या चीजें हैं। ओल्डेस्ट मेथड, ये एक बहुत ही पुराना और वी कैन से सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत लंबे टाइम से यूज हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओल्डेस्ट मेथड। ठीक है, इंक्रीज फोकस कॉन्सेंट्रेशन। देखिए बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, बिकॉज जब हम क्लास में कहानी सुनाते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो बैठ के सुनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे बच्चों की जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो बढ़ रही है, बच्चों का फोकस बढ़ रहा है, बच्चों की सुनने की जो एबिलिटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, इमेजिनेशन, अब हम बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो कहानी में जो जो प्लॉट हो रहा है, जो जो चीजें इवेंट्स हो रहे हैं वो बच्चा अपने आप में इमेजिन कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चे की इमेजिनरी पावर इंक्रीज होती है, बच्चे की थिंकिंग भी इंक्रीज होती है, बिकॉज जब हम कुछ बच्चे को बताते हैं तो बच्चा अपने आप में सोचता है वो चीज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चे की जो थिंकिंग है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये स्टोरी टेलिंग मेथड है। अब स्टोरी टेलिंग मेथड कहाँ पे काम आएगा, देखिए स्टोरी टेलिंग मेथड को हम कभी भी 11th 12th या 9th 10th क्लास में नहीं यूज करेंगे। इस मेथड की एक एप्लीकेशन है और एक इसका वी कैन से लिमिट है, लिमिटेड है कि ये कहाँ तक यूज होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी के बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड बेस्ट मेथड होता है, बिकॉज वो कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई भी चीज समझानी है तो हम डायरेक्ट मेथड के साथ नहीं समझा सकते हैं या चीजों को कॉम्प्लिकेट करके नहीं समझा सकते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स चीजों को भी धीरे धीरे समझाना होता है, तो हम उसके लिए स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। स्टोरी टेलिंग मेथड से बच्चे की वोकैबुलरी में भी इंक्रीमेंट होता है, बिकॉज बच्चा सुन रहा है, यहाँ पे बच्चा टीचर को सुन रहा है और अपने अंदर चीजों को इनकलकेट कर रहा है, तो बच्चे की वोकैबुलरी में डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगा। इस तरह से हम किसी बोरिंग सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या बच्चे के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उस चीज को इजी वे में बच्चे के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कहानी के तरीके से, तो बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो अपने आप सब्जेक्ट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट थिंग्स कुड बी टॉट इजिली, जो डिफिकल्ट चीजें हैं उनको आसानी से स्टोरी टेलिंग मेथड की हेल्प से समझाया जा सकता है। इफेक्टिव फॉर प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स, ये बेसिकली प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए ही इफेक्टिव है, हायर क्लास में इसका यूज नहीं होता है या बहुत रेयरली होता है। ठीक है, चलिए, बट एक इसका ड्रॉबैक है कि बच्चे यहाँ पे पैसिव लर्नर बन जाते हैं। जब हम बच्चे को स्टोरी सुना रहे होते हैं तो वो सुन रहा होता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है, हालांकि उसकी थिंकिंग, उसकी लॉजिक चल रही होती है, बट अगर डायरेक्टली देखे तो यहाँ पे टीचर एक्टिव है बट बच्चा पैसिव है यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज ये एक अच्छा मेथड है, काफी यूजफुल मेथड है और प्राइमरी क्लास में चीजों को समझाने के लिए बेस्ट मेथड है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड, यानी कि पुस्तक विधि। यहाँ पे क्या होता है, जो भी टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट लिखा है हम बच्चे को वो चीज एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए टेक्स्ट बुक का जो इम्पोर्टेंस है वो है, बट अगर ये कहें कि टेक्स्ट बुक ओनली सोर्स है नॉलेज का तो ये गलत है। टेक्स्ट बुक ओनली सोर्स नहीं है, ये वन ऑफ द रिसोर्स है, ओनली रिसोर्स नहीं है। केवल टेक्स्ट बुक की हेल्प से बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता है, बट टेक्स्ट बुक की हेल्प से चीजों को आसानी से समझा सकते हैं, बिकॉज वहां पे आपके पास एक डेफिनेट
सिलेबस है, डेफिनेट चीजें हैं कि बच्चे को क्या समझानी है ना। बच्चे के स्टैंडर्ड के हिसाब से टेक्स्ट बुक को डिजाइन किया जाता है और बच्चे की मेंटल लेवल के हिसाब से उसमें चीजें दी जाती हैं। तो टेक्स्ट बुक से बच्चे को पढ़ के समझाना ये भी अच्छा है, बट बेस्ट मेथड नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट बुक मेथड आपको समझ में आया कि क्या है। यहाँ पे डायरेक्टली बच्चे को चीजें पढ़ के समझा दी जाएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट मेथड इज लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या है, देखिए इसको चॉक एंड टॉक भी बोलते हैं। यहाँ पे टीचर एक जगह पे खड़ा हो जाता है और पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो क्लास की है वो बैठी रहती है। ठीक, यहाँ पे टीचर किसी भी एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है। अब उनकी आवाज तो यहाँ तक आ रही है, यहाँ पे जो टीचर है वो क्या है, यहाँ पे टीचर एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, जबकि बच्चे यहाँ पे कैसा रोल प्ले करेंगे, बच्चे यहाँ पे पैसिव हो जाएंगे। देखिए लेक्चर मेथड यूजुअली हायर क्लास में यूज होता है, जहाँ पे बच्चे चुपचाप बैठ के टीचर को सुनते हैं। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि ये एक पुराना मेथड है जो काफी लंबे टाइम से यूज होता चला आ रहा है। ठीक है, गुड फॉर क्राउडेड क्लास। अब अगर क्लास में बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है क्लास में, तो आप हर बच्चे को उठा के डिस्कशन नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास भी एक पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिला है चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या अगर आपकी क्लासेस में 100 बच्चे हैं या 50+ स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आप हर एक बच्चे को उठा के चीजों को डिस्कस कर सकते हैं? नहीं। वैसे क्लासेस के लिए जो लेक्चर मेथड है वो बेस्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे एक आदमी खड़े होकर चीजों को एक्सप्लेन करता है और बाकी लोग उसको ग्रैस्प कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उनका फोकस बनता है, कंसंट्रेशन बनता है और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को सुन रहे होते हैं। तो वैसे तो लेक्चर मेथड अब यूज नहीं होता है और लेक्चर मेथड को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, बट अगर आपके ऑप्शन में ऐसा दिया है कि क्राउडेड क्लास के लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, तो क्राउडेड क्लास के लिए लेक्चर मेथड बेस्ट रहेगा। जो हमारी आज की एजुकेशन है उसमें लेक्चर मेथड को इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं मिली है बिकॉज यहाँ पे जो लर्नर है, जो चाइल्ड है, वो पैसिव है। ठीक है, और हम बेसिकली प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए पढ़ते हैं, तो प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए लेक्चर मेथड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। और हम लोगों ने पढ़ा है कि बच्चे जितना ज्यादा बच्चा इन्वॉल्व होगा लर्निंग में, बच्चा उतनी आसानी से चीजों को सीखेगा। ठीक है, तो हायर क्लास के लिए तो लेक्चर मेथड अच्छा है, बट अगर प्राइमरी की बात करें तो लेक्चर मेथड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज टीचर सेंटर्ड। यस, व्हाई टीचर सेंटर्ड? बिकॉज टीचर इज इन दी सेंटर। टीचर खड़े होकर चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है और पूरी क्लास उसको सुन रही है। यहाँ पे टीचर एक्टिव है, टीचर अपने अकॉर्डिंग चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर के हिसाब से चीजें क्लास में चल रही हैं, बच्चे के हिसाब से नहीं। ठीक है, चलिए इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए टीचर अगर आपको कोई एक चीज एक्सप्लेन कर रहा है एंड डेफिनेटली आपकी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मेंटल स्टेटस एक जैसा नहीं होगा, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, उनकी एबिलिटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो लेक्चर मेथड में तो टीचर एक तरह से ही समझा रहा है, क्या वो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान दे रहा है? नहीं। क्या वो एक एक की प्रॉब्लम सुन रहा है? नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, पैसिव स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिव हियर बिकॉज students are sitting and listening to their teacher. In short time with less resources, a large crowd can be taught. जैसा कि मैंने बताया था, क्राउडेड क्लास के लिए ये बेस्ट मेथड होता है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास बहुत भीड़ वाली क्लास है, तो आपके लिए लेक्चर मेथड बेस्ट है, बिकॉज ऐसे में आप चीजों को बोल के एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, टाइम की कमी है और क्लास एक क्राउडेड क्लास है, वहां पे एक लेक्चर मेथड काम करेगा। बट लेक्चर मेथड इज बेस्ट फॉर हायर क्लासेस, नॉट फॉर प्राइमरी क्लासेस। डज नॉट सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, बिकॉज आज की जो एजुकेशन है वो लर्निंग बाय डूइंग पे सबसे ज्यादा फोकस करती है कि बच्चा कोई भी काम करके सीखे। ठीक है, उसको सिर्फ बता दिया, उसने सुन लिया, ऐसे नहीं। जब तक बच्चा खुद से चीजों में इन्वॉल्व होकर उसे नहीं सीखेगा तब तक वो लर्न नहीं कर सकता। और जो लेक्चर मेथड है वो लर्निंग बाय डूइंग के बिल्कुल अपोजिट है, बिकॉज यहाँ पे बच्चा बिल्कुल टोटली पैसिव लर्नर है, वो चुपचाप बैठ के सिर्फ टीचर को सुन रहा है। ठीक है, तो लेक्चर मेथड के कुछ प्रॉफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं इसके, है ना। कहीं पे ये अप्लाई होता है, कहीं पे ये अप्लाई नहीं होगा। इन जनरल ये क्राउडेड क्लास के लिए बेटर है, और वी कैन से जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हो, टाइम कम हो, तब ये अच्छा है।
बट ये प्राइमरी क्लास में कभी भी अच्छा नहीं होगा। इन एनी कंडीशन प्राइमरी क्लास में ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा हायर क्लास के लिए अच्छा होगा। अब देखिए लेक्चर मेथड जब टीचर यूज करता है तो टीचर को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि तो जिस चीज पे वो लेक्चर दे रहा है या जो चीज वो समझा रहा है वो टॉपिक उसका सिस्टमैटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉपिक में एक चीज अभी एक्सप्लेन कर दी, उसके जस्ट बाद वाली चीज उसने लास्ट में एक्सप्लेन करी और जो लास्ट में आनी चाहिए थी उसको उसने मिड में डाल दिया। नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। चीजें सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन करनी चाहिए। इम्प्रेसिव, जो टीचर का एक्सप्लेन करने का तरीका है या टीचर का जो डिक्टेट करने का तरीका है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। अदरवाइज क्लास बोरिंग हो जाएगी, बच्चों का इंटरेस्ट चैप्टर से खत्म हो जाएगा और वी कैन से सब्जेक्ट से खत्म हो जाएगा। बच्चे सिर्फ वहां बैठे होंगे बट मेंटली प्रेजेंट नहीं होंगे। इसलिए जो टीचर का तरीका है या टीचर जिस वे में समझा रहा है वो इम्प्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कनेक्टिव, अगर चीजें एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट होनी चाहिए। अगर टीचर ने एक टॉपिक समझाया, उसके नेक्स्ट बाद जो टॉपिक समझा रहा है वो पहले वाले से रिलेटेड होना चाहिए, उसके बाद वाला भी उसके पहले वाले से रिलेट होना चाहिए। इन दिस वे एक टॉपिक नेक्स्ट से रिलेट होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं होगी तो जो कंसंट्रेशन है या जो इंटरेस्ट है बच्चे का वो खत्म हो जाएगा और क्लास का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो लर्निंग है वो नहीं हो पाएगी। तो लेक्चर मेथड में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। टीचर को ये ध्यान रखना है कि जो वो पढ़ा रहा है वो सिस्टम से पढ़ाए एंड उसका जो टीचिंग का तरीका है या जो जिस भी तरीके से वो लेक्चर दे रहा है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, बच्चे वहां पे एक्टिव होकर सुन रहे हो। एटलीस्ट बच्चे पैसिव लर्नर हैं बट एटलीस्ट उनका माइंड, उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका फोकस टीचर पे हो। ठीक है, और चीजें कनेक्टिव होनी चाहिए कि जो चैप्टर वो पढ़ा रहा है, जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है वो आपस में कनेक्टिव है। तो ये सारी चीजें हमें लेक्चर मेथड यूज करते टाइम ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ मेथड इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, दैट इज प्रदर्शन विधि। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डेमो देते हैं, है ना। डेमो क्या होता है, किसी भी चीज को कैसे करना है उसका एक शॉर्ट फॉर्म और वी कैन से उसका एक सैंपल फॉर्म। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में बच्चा सामने अपनी चीजों को होते हुए देख रहा है। इन जनरल हम इस चीज को साइंस के एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बच्चा चीजों को अपने सामने होते हुए देखता है, जो चीजें उसने पढ़ी हैं उनको वो अपने सामने होते हुए देख रहा है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन टीचर उसको दे रहा है। तो यहाँ पे बच्चा चीजों को बहुत आसानी से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल हम सब लोगों ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, बट हमने सिर्फ उसको पढ़ा, पर जब हमारे टीचर्स ने हमें दिखाया कि प्रिज्म से कैसे लाइट एक 7 फॉर्म में निकलती है तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या था, ये डेमोन्स्ट्रेशन था डिस्पर्जन चैप्टर का। ठीक है, टीचर ने आपके सामने उसका एक सैंपल रखा, ठीक है, प्रेजेंट किया, टीचर ने आपको उसका एक डेमो दिया कि चीजें एग्जैक्टली कैसे होती हैं। पढ़ के हमने चीजें समझी, बट जब हमने उसका डेमो देखा तब चीजों को ज्यादा अच्छे से समझा। ठीक है, तो बच्चों का दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम बच्चे को कोई चीज सिर्फ बोल के समझाते हैं तो वो उसको सुन लेता है, बट अगर हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं या उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी दिखाते हैं उसको, तो वो चीज बच्चे के दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर अपने स्टूडेंट्स को चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके शो करेगा, सो दैट वो चीजें उसके माइंड में ज्यादा टाइम के लिए रहें और चीजों को वो अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड इज क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इट इज क्वाइट इफेक्टिव मेथड एंड यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों ही एक्टिव होंगे, कोई भी यहाँ पे पैसिव नहीं होगा। क्यों, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर क्लास में बच्चों को कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, कोई चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा है, बट बीच बीच में वो बच्चों से क्वेश्चन एंड आंसर्स भी पूछ रहा है। जैसे कि उसने एक पैराग्राफ पढ़ाया, इस पैराग्राफ में उसने क्या पढ़ाया, उसने इस पैराग्राफ के एंड होते होते चीजों को बच्चे से पूछा। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे टीचर की बात को ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज बच्चों को पता है कि अभी इस पैराग्राफ के एंड होने पे टीचर हमसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, जहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ा के टीचर तुरंत बच्चों से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे बच्चा एक्टिव है, यहाँ पे बच्चा सिर्फ सुन नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, यहाँ पे बच्चा उस चीज में इन्वॉल्व भी हो रहा है, बिकॉज वो आंसर दे रहा है, टीचर के क्वेश्चन का आंसर बच्चा दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो भी एक्टिव है, यहाँ पे टीचर जो है वो भी एक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा तरीका है चीजों को
एक्सप्लेन करने का, बिकॉज यहाँ पे साथ ही साथ चीजों का रिविजन भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग आफ्टर मतलब जैसे ही हमने चीजों को सीखा तुरंत उसका यूज भी हो जाएगा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सोक्रेट्स मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज ये मेथड सोक्रेट्स ने दिया था। ठीक, तो क्वेश्चन आंसर मेथड बेसिकली प्राइमरी एज वेल एज हायर क्लासेस दोनों में यूजफुल है। ठीक है, टीचर यहाँ पे लेक्चर देगा या चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, बट बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछता रहेगा, जिससे कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो और ज्यादा बने। ठीक है, और बच्चे यहाँ पे एक्टिव लर्नर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड इज डिस्कशन मेथड। व्हाट इज डिस्कशन मेथड? इट इज परिचर्चा विधि। देखिए, डिस्कशन मेथड हायर क्लास में यूजुअली अच्छे होते हैं, बट अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है प्राइमरी के लिए, तो वहां पे भी डिस्कशन मेथड को यूज किया जा सकता है। कैसे? देखिए, टीचर ने कोई भी एक टॉपिक ले लिया, ठीक है, अब उसने अपने क्लास के एक बच्चे को खड़ा किया और बोला कि तुम इस पे क्या तुम्हें लगता है कि इस टॉपिक में होना चाहिए। उस बच्चे ने अपने कुछ व्यूज उस टॉपिक पे बताए। ठीक, आफ्टर दैट टीचर ने दूसरे बच्चे को खड़ा किया, उससे पूछा कि आप इस टॉपिक पे कुछ अपने व्यूज दीजिए। इस तरह से टीचर ने क्लास के कुछ बच्चों के व्यूज उस टॉपिक पे लिए। ठीक, आफ्टर दैट टीचर ने अपने व्यूज दिए। ठीक है, फिर टीचर ने कुछ और बच्चों को खड़ा करके पूछा कि इनके व्यूज क्या सही हैं। इस तरह से टीचर क्लास में एक डिस्कशन का माहौल क्रिएट करेगा, जहां पे एक बच्चा अपने व्यूज को टीचर के सामने प्रेजेंट करेगा और वो चीजें क्यों सही है क्यों गलत है टीचर को बताएगा। इस तरह बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे बच्चे की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो हो रही होगी, बच्चा सोच रहा है, बिना सोचे तो कुछ डिस्कशन हो नहीं सकता। एक टॉपिक पे जो बच्चे को थोड़ा सा पता था, उसने बच्चे ने उस पे बहुत सारी चीजें सोच के बताई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चे की इंसाइटफुल लर्निंग हो रही है। कौन सी लर्निंग होगी? यहाँ पे बच्चे की इंसाइटफुल लर्निंग होगी, मतलब कि यहाँ पे बच्चे का दिमाग चल रहा है, यहाँ पे बच्चे की थिंकिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा अपनी लॉजिक यूज करेगा, बिकॉज अगर किसी ने कोई गलत पॉइंट बताया तो बच्चा बताएगा कि ये पॉइंट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? लॉजिक देगा, रीजन यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा पूरी तरह से एक्टिव है और बच्चे का ब्रेन बहुत ही एक्टिवली वर्क करेगा। यहाँ पे ओपन एंडेड डिस्कशन। ओपन एंडेड डिस्कशन का क्या मतलब होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया कि व्हाट इज योर फादर नेम, तो क्या इसमें बहुत सारे आंसर बनेंगे? नहीं, आपके फादर का एक नाम है, आपने बता दिया। ठीक है, बट अगर आपसे उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं या उसका एक काफी लंबा सा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, तो वो ओपन एंडेड डिस्कशन है, बिकॉज वो आंसर आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे, आपके थिंकिंग पे डिपेंड करेगा एंड नेक्स्ट बच्चे के लिए या दूसरे स्टूडेंट के लिए वो उसकी थिंकिंग पे डिपेंड करेगा। तो ओपन एंडेड डिस्कशन वही होते हैं जिनका एक डेफिनेट आंसर यस नो में या एक पर्टिकुलर नेम में नहीं होता है, जहाँ पे बहुत लंबा डिस्कशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ओपन एंडेड डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग को बढ़ावा देता है, जिससे कि आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी बढ़ती हैं। ठीक है, तो डिस्कशन मेथड बेसिकली हायर क्लासेस में यूज होता है, बट प्राइमरी में भी टीचर कुछ चीजों को बच्चे के अंदर इनकलकेट करने के लिए यूज कर सकता है। डिस्कशन मेथड दोनों जगह पे यूज हो सकते हैं, प्राइमरी क्लासेस में भी एज वेल एज इन सीनियर क्लासेस ऑल्सो। ओके, समझ में आया आपको कि डिस्कशन मेथड क्या है? और ओपन एंडेड डिस्कशन, बीइंग अ टीचर लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करना है हमें और ओपन एंडेड डिस्कशन पे ज्यादा फोकस करना है, जहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, खुद इन्वॉल्व है चीजों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ह्यूरिस्टिक मेथड। व्हाट इज ह्यूरिस्टिक मेथड? अन्वेषण विधि। देखिए, इसमें क्या होता है, यहाँ पे बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, एक इमेजिनरी प्रॉब्लम बच्चे को दे दी जाती है, या तो एक चाइल्ड होता है या तो एक ग्रुप होता है, उसको एक इमेजिनरी प्रॉब्लम दे दी गई। अब वो उस पर सोचेगा कि ये प्रॉब्लम है, इसकी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, इसको कैसे सही किया जा सकता है। फिर इस पे एक हाइपोथेसिस बनाएगा कि जो जो उसने सोचा उसको एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में लिखेगा और लास्ट में कहाँ पे जाएगा, लास्ट में वो कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस मेथड में ये होता है, क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम दी गई एक चाइल्ड को या फिर एक ग्रुप को। ठीक है, फिर वो बच्चा उस पर सोचेगा, आफ्टर दैट वो हाइपोथेसिस बनाएगा जो भी उसने सोचा, और ऐसे करते करते वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, कंक्लूजन पे, कि ये प्रॉब्लम क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं, या हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बच्चा
एक्टिव है, बच्चा करके सीख रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम दी गई, बच्चे ने उस पर पूरा अपना दिमाग लगाया, ठीक है, सोचा, रीजन लगाए, लॉजिक ढूंढा कि क्यों प्रॉब्लम मिली या क्यों प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का क्या रीजन हो सकता है, प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये मेथड एक बहुत इफेक्टिव मेथड है और एक पॉजिटिव मेथड है, ठीक है। ये बच्चे को ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करता है, बच्चे की थिंकिंग पावर बढ़ाता है, रीजनिंग पावर बढ़ाता है, लॉजिक रीजनिंग बढ़ाता है, ठीक है। ये मेथड दिया किसने था? दिस मेथड वाज गिवन बाय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप नाम याद रखिएगा, कुछ कुछ मेथड्स के नाम पूछ लेता है एग्जामिनर की किसने दिया था। तो ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था? ह्यूरिस्टिक मेथड वाज गिवन बाय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम मिलती है, बच्चा उस पर सोच के उसका एक हाइपोथेसिस बनाता है, आफ्टर दैट वो कंक्लूजन पे जाता है कि क्यों प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम के रीजंस, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। ह्यूरिस्टिक मेथड एक गुड मेथड है क्लास में यूज करने के लिए, ठीक है। और ह्यूरिस्टिक मेथड को प्रॉब्लम सॉल्विंग किसने कहा है, ये भी याद रखिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको पॉलन एंड ड्रंकर ने इसको क्या बोला है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ह्यूरिस्टिक मेथड को ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम मिली है, बच्चे को प्रॉब्लम दी गई है, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बोलते हैं। पॉलन एंड ड्रंकर ने इसको बोला है, ठीक है। आफ्टर दैट मेथड नंबर 8, दैट इज प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजन विधि। ये किसने दी है? दिस वॉज गिवन बाय W.H. किलपैट्रिक। इनका नाम पूछ लिया जाता है, यूपी टेट के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं आता है, बट इसमें सीधा सीधा ये क्वेश्चन आ जाता है कि W.H. किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा कि सीधे सीधे नाम पूछा है कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे और प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड एक मेथड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेथड नंबर 9, दैट इज डिस्कवरी मेथड। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बच्चा चीजों को डिस्कवर करता है, बच्चा खुद से सोचता है, चीजों में लॉजिक लगाता है, रीजनिंग लगाता है ना, चीजों की डिस्कवरी। जैसे नहीं कि उसके सामने एक आपने चीज रखी, सिचुएशन रखी, बच्चा उसमें सोच रहा है, बच्चा उसमें खोज रहा है कि चीजें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं। तो ये डिस्कवरी मेथड भी एक पॉजिटिव मेथड है और यूजफुल मेथड है, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, उसकी थिंकिंग चल रही है, रीजनिंग पावर बढ़ रही है उसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दैट इज रोल प्ले मेथड और वी कैन से ड्रामेटाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और यहाँ पे बच्चे की बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होता है। देखिए रोल प्ले, बच्चा एक रोल प्ले करेगा, ठीक है। आपने ये मेथड ऑब्वियसली अपने क्लास में देखा होगा और इसको फील किया होगा कि टीचर आप में से 4-5 बच्चों को अलग अलग रोल दे देता है और सबसे उनके डायलॉग बुलवाता है। यहाँ पे बच्चे की एक्सप्रेसिंग की पावर बढ़ती है, चीजों को बोलने की पावर बढ़ती है, वो चीजों को अभिव्यक्त कर सकता है, यानी कि उनको बोल के अपने अंदर की बात को बोल के बता सकता है, चीजों को एक्सप्रेशंस के साथ बोलना सीख जाता है, ठीक है। तो रोल प्ले मेथड में क्या होता है, बच्चा फुल्ली एक्टिव है ना। कैसे एक्टिव है? बिकॉज यहाँ पे वो खुद वो रोल प्ले कर रहा है जो बुक में और वीकेंड से चैप्टर में दिया हुआ है। तो रोल प्ले मेथड एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव लर्नर नहीं है, स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिव है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो भी चीज वो सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बोलना या वोकेबलरी और वीकेंड से प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें बच्चा सीख रहा है। तो रोल प्ले मेथड और ड्रामेटाइजेशन मेथड ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बिकॉज जो बच्चे इंट्रोवर्ट हैं वो बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, चीजों को एक्सप्रेस करने में हेजिटेट होते हैं, तो उन बच्चों के लिए रोल प्ले मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे टीचर को बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस देखते हुए जो बच्चे इंट्रोवर्ट हैं उनके लिए रोल प्ले मेथड और वी कैन से ड्रामेटाइजेशन मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दैट इज ब्रेन स्ट्रॉमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में आता है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग इज गिवन बाय, इसको हम A.F. ऑस्बर्न ने दिया है। किसने दिया है? A.F. ऑस्बर्न ने, ठीक है। ये नाम आप प्लीज याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेम, बिकॉज यूपी टेट का सी टेट का दोनों का क्वेश्चन है कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड वॉज गिवन बाय। ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड क्या होता है? देखिए ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड में बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है या बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वो उस पर सोच रहा है, ठीक है, उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो फिर भी बैठा है अपना कोई और काम कर रहा है, सोच रहा है और एकदम से उसके दिमाग में क्या होगा? आइडिया आ जाएगा, एकदम से उसके दिमाग में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा।
यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको इंसाइटफुल लर्निंग भी बोलते हैं, बिकॉज जो सॉल्यूशन यहाँ पे आया है वो इंस्टेंट आया है, दिमाग तुरंत चला है। ठीक है, इंसाइटफुल लर्निंग। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में एग्जैक्टली क्या होता है। कोई प्रॉब्लम दिमाग में चल रही होती है, उस पर इंसान सोच रहा होता है और धीरे धीरे सोचते सोचते एकदम से क्या होता है, ऑल ऑफ सडन उसका सोल्यूशन निकल आता है। ठीक है, और ये दिया किसने है, A.F. ऑसबॉर्न ने इसको दिया है। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए कि A.F. ऑसबॉर्न ने ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड दिया है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी बच्चे की थिंकिंग की पावर इंक्रीज होती है, उसकी तर्क क्षमता इंक्रीज होती है, मतलब किस चीज को कैसे देखना है, लॉजिक, रीजन, ये सारी उसकी पावर्स इंक्रीज होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्ले वे मेथड और किंडरगार्टन मेथड, जो आज के टाइम पे बहुत ही यूजफुल है और बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, यूज हो रहा है। हम लोगों ने सबने सुना होगा कि बच्चे प्ले वे में पढ़ता है या किंडरगार्टन भी सुना है। ठीक है, तो ये देखने से पहले चलिए हम देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंडर एंड गार्टन। ठीक है, ये मेथड का नाम कैसे पड़ा, चलिए देखते हैं। 1 सेकेंड। किंडरगार्टन, ओके, इसके लिए हमें दो टर्म देखने हैं। फर्स्ट वन इज किंडर एंड सेकेंड वन इज गार्टन। किंडर मीन्स किड्स और वी कैन से चाइल्ड। ओके, गार्टन मीन्स गार्डन, मीन्स द गार्डन ऑफ चाइल्ड और किड्स, बच्चों का बगीचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है चलिए हम देखते हैं। प्ले वे मेथड, खेल विधि, इसके लिए आप ये नाम याद रखिएगा कि प्ले वे और वी कैन से किंडरगार्टन किसने दिया, किंडरगार्टन मेथड वाज गिवन बाय फ्रोबेल। ओके, फ्रेडरिक फ्रोबेल, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। जो मैंने नाम आपके नोट्स में डाले हैं आप प्लीज याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर में आए हुए नेम्स हैं। ठीक है, चलिए इसके फादर कौन है, इसके फादर है फ्रेडरिक फ्रोबेल। इन्होंने प्ले वे मेथड दिया था कि बच्चे को खेल खिला के चीजों को सिखाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 1 2 3 सिखाना है तो बच्चे के सामने सीधे रख दिया 1 2 3 और बच्चा याद करे, नहीं। आपको बच्चे को लाइक 1 ऐसे आप 1 बॉल दीजिए, 2 बॉल दीजिए, 3 बॉल दीजिए, या आप कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट दीजिए या कैसे भी सिखाइए, बट आपको इंटरेस्टिंग वे में विद द हेल्प ऑफ गेम्स आपको सिखाना है। जैसे आपने लर्निंग गेम्स सुने होंगे ना, जो बच्चे को लर्न करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्ले वे वॉज गिवन बाय हेनरी कोल्डवेल कुक। देखिए, जो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है। जो प्लेवे नेम है, जो प्लेवे नेम है मेथड का, वो किसने दिया है, हेनरी कोल्डवेल कुक। बट फादर कौन है खेल विधि का, फ्रेडरिक फ्रोबेल। ओके, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए। इन्होंने हेनरी कोल्डवेल कुक ने सिर्फ नाम दिया है, जबकि जो फादर है वो कौन है, फ्रोबेल। ठीक है, किंडरगार्टन तो आपने देख लिया कि किंडर यानी किड्स एंड गार्टन मीन्स गार्डन। ओके, फर्स्टली अराउंड 1835 दीज स्कूल्स वर ओपनड इन जर्मनी। जो किंडरगार्टन स्कूल्स थे और वी कैन से प्ले वेज कहाँ पे खुले थे, 1835 में जर्मनी में खोले गए थे, जहाँ पे प्री प्राइमरी बच्चों का एडमिशन होता था। उन्हें चीजों को विद द हेल्प ऑफ गेम्स, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज सिखाया जाता था, जिससे कि जो चीजें बच्चों को सिखाई जाती थी वो बच्चों के दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहती थी और बच्चे उन चीजों को इंटरेस्ट के साथ सीखते थे। ठीक है, टीचर्स और गार्डन चिल्ड्रन आर प्लांट। टीचर्स क्या है यहाँ पे टीचर्स गार्डन है और चिल्ड्रंस क्या है, प्लांट। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आती है कि टीचर्स क्या है, टीचर्स गार्डन और चिल्ड्रंस प्लांट, और गार्डन को ही प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की ख्याल कौन रखेगा, टीचर्स। ठीक है, इस तरह से चिल्ड्रन का ध्यान कौन रखेगा, टीचर्स। इफेक्टिव फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टूडेंट्स, बिकॉज उनको चीजें सीखनी होती हैं एंड विद द हेल्प ऑफ गेम्स वो डिफिकल्ट चीजों को भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। क्या जब उनका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तब उनको चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं देनी चाहिए, उनको चीजें इजी वे में उनके सामने रखनी चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ प्लेवे मेथड और किंडरगार्टन मेथड चीजों को बहुत आसानी से उनके सामने रखा जा सकता है। ठीक है, जो बच्चे को चीजों को लर्न करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो आज हम लोगों ने कितने मेथड्स पढ़े, आज हम लोगों ने टोटल 12 मेथड्स कवर किए। ओके, बचे हुए कुछ मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और इस चैप्टर के बचे हुए मेथड्स के साथ हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं या मेथड्स पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है,
छोटा चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि किसने दिए हैं मेथड, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि जो मेथड की इम्पोर्टेंस है वो कहाँ पे है ज्यादा, है ना, कौन सा मेथड कहाँ पे ज्यादा अप्लाई होगा, या कौन सा मेथड के लिए जो बेस्ट एज है वो क्या है, या किन बच्चों के लिए कौन सा मेथड बना है। तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो कल मैं इसके साथ आपके आगे के मेथड्स और इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये अगर आपके लिए यूजफुल है तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल होगा। तो चलिए इसी के साथ, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अवंतिका सिन्हा ऑफिशियल, आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू।